हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए जो एक श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों की आज रात 9 बजे, ठीक है, भूगोल की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है और इस क्लास को स्किप करने का आप रिस्क नहीं ले सकते, ये समझ लीजिए आप सभी लोग। क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आप लोगों के टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए। साथ ही साथ आप लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा जहां से ये क्वेश्चन बने थे और अब आगे में कौन से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ये एक एक क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को आपकी सफलता की तरफ में आगे लेकर जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बट आप लोग वो क्वेश्चंस कर कर आओगे जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हर एक बच्चा डॉट 9 बजे जो है वो क्लास के अंदर में आ जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग डॉट 9 बजे, जो बच्चा पूरी लाइव क्लास देखेगा उसको जो है टेस्ट भी मिलने वाली है, ताकि आप लोगों की जो मैंने पढ़ाया है उसकी एक रिवीजन भी हो सके। तो डॉट 9 बजे आ जाएंगे। जिन भी बच्चों का जो है काम होता है घर में, काम खाना बनाना है, पतिदेव को खाना परोसना है, सासू माँ के पैर दबाने, ठीक है, या दबवाने हैं सासू माँ से, तो आप लोग करवा के आ जाना, ठीक है। ओके, तो 9 बजे तक काम निपटा लीजिएगा सभी लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स जितने भी लोग यहाँ पर मैं जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने 1000 प्लस लाइक्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होते ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतने ज्यादा प्यार के लिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कथन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। टेहरी डैम जो है सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड डैम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डैम है। और कल्लानई डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम है। ना मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब देखिए यहाँ पर में आप लोगों को ना स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आप लोगों के, ठीक है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोगों का। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों की तरफ में जो है स्क्रीन क्लियर आ रही होंगी, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर में बिटरेट का एक मेरे पास एक ये आया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नोटिफिकेशन आया है बिटरेट के लिए जी। अगर स्क्रीन क्लियरिटी के अंदर में कोई इशू है तो प्लीज़ एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर मैं एक पॉपअप मेरे पास में हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम, ठीक है। टेहरी जो है फ्रेंड सबसे ऊंचा डैम है आपका। हीराकुंड डैम सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। सबसे ओल्डेस्ट डैम हमारा कल्लानई डैम है आपका, ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर में बना है। और सबसे लंबा डैम जो है आपका, सबसे लंबा डैम ये आप लोगों का है फ्रेंड्स हीराकुंड डैम, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर मैं देखोगे कि थोड़ा सा, ठीक है, एक विजुअल इफेक्ट के तौर पर टीचिंग परीक्षा की टीम ने यहाँ पर मैं आप देखिए कि अगर आप लोग देख पा रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को एक विजुअल इफेक्ट देने की कोशिश की गई है, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। अगर देख पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। एक विजुअल इफेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है डैम वाला, यहाँ पर मैं पानी बहता हुआ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर मैं शुक्ला जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेहरी डैम जो है आपका उत्तराखंड के अंदर में भागीरथी नदी के ऊपर में, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम आप लोगों का है उड़ीसा के ऊपर में, महानदी के ऊपर में हीराकुंड डैम। कल्लानई डैम सबसे आपका ओल्डेस्ट डैम है कावेरी नदी के ऊपर में, तमिलनाडु में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका मेट्टूर डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर में। कृष्ण राजा सागर डैम जो है आप लोगों का है कर्नाटक के अंदर में। इंदिरा सागर डैम जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर में। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, एक बार हम आप अगर आप लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर मैं समय दो तो मैं एक बार बिटरेट जो है उसको मैं करेक्शंस करना चाहूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जी। मैंने यहाँ पर मैं बिटरेट के अंदर में कुछ करेक्शंस किए हैं। होपफुली यहाँ पर मैं अब आप लोगों की तरफ में स्क्रीन जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा, ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा आप लोगों की तरफ में करेक्शंस हो जाएंगे। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित है। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखिए, ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों का जो पत्रिका है आप लोगों को दी गई है इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। तो अगर आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि इंडियन ओपिनियन, ठीक है, कौन सी एक पत्रिका जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की थी, ठीक है, इस क्वेश्चन को गोली मारो,
ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो आप लोग पहले कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी वाली पत्रिका शुरू की थी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली शुरू की थी? इंडियन ओपिनियन 1903 के अंदर में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रहते हुए। उसके बाद में नवजीवन नाम की एक पत्रिका है जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी फ्रेंड्स, ठीक है, नवजीवन। ओके, और यंग इंडिया, ये दो पत्रिकाएं गांधी जी ने जो है 1919 में स्टार्ट की। और एक हरिजन नाम की पत्रिका थी जो गांधी जी ने वीकली स्टार्ट की थी 1933 में, 1933 के अंदर में, ठीक है। नवजीवन प्लस एक यंग इंडिया करके एक पत्रिका और स्टार्ट की थी उन्होंने 1919 में, यंग इंडिया करके, वो भी 1919 के अंदर में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों गांधी जी के द्वारा स्थापित है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का। एक क्वेश्चन आप लोगों ने क्या सीखा यहां पर में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी पत्रिका स्टार्ट की थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। ज्योग्राफी भी करा दीजिए, सर बोल रहे हैं यहां पर में। मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि ज्योग्राफी की क्लास ऑलरेडी आप लोगों की आज रात में, ठीक है, 9 बजे लगी हुई है, भूगोल की क्लास आपकी। और इसको हर एक बच्चे ने यहाँ पर मैं एक बार लिख देंगे, जितने भी बच्चे जो है डॉट 9 बजे पहुंचने वाले हैं, ठीक है, डॉट 9 बजे आप लोगों ने पहुंच जाना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इंडियन ओपिनियन नाम का ये अखबार जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। भारतीय संविधान का 9A किस चीज से रिलेटेड है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी लोग। और ये इसीलिए क्योंकि ये मैं आपसे बोल रहा हूं, आप लोगों में से जितने भी लोग जानते हैं उनको पता होगा कि अगर मैंने ये वाली बात कही है आप लोगों से, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और ये मैं बार बार लगातार प्रूफ कर चुका हूं इस चीज को मैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आपसे एक बार बस इसको याद कर लो, ठीक है, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। 9A जो है याद रख लीजिए आप सभी लोग इसको, ठीक है। हर एक बच्चा प्लीज इसको 10-10 बार इसको कर लीजिए आप लोग, 9A को। ट्रिब्यूनल, म्यूनिसिपैलिटी, यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर जो है फ्रेंड्स 9A वाला जो है आपका, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट और है फ्रेंड्स, जिसको आप लोगों की डिफरेंट शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ये मैं अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए 9A जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका, ठीक है, 1992 के तहत ये आप लोगों का जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको जो है क्या किया गया था फ्रेंड्स, संविधान में ऐड किया गया था। ये म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। आप एक चीज याद रखिए आप लोग, मैं एक बार फिर आपको बता दूं एक पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। पिछले बार ये पूछा गया था कि 9A में कितने सब्जेक्ट है, नगर पालिकाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो 18 अधिकार दिए गए हैं। इस बार जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू कब हुआ, ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है आपकी। लागू हुआ था 1 जून को, ठीक है, 1993 में, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। देखिए ये संविधान संशोधन संविधान में कब शामिल किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को संविधान में शामिल किया गया था 1992 के अंदर में, और लागू कब किया गया था 1 जून 1993 को। बता दीजिए जितने बच्चों ने पिछला वाले देखा होगा, एक शिफ्ट के अंदर में आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन, किसी ने अगर वो पेपर में देखा हो टीआरई के, तो ये 18 वाला क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आप लोगों का, ठीक है। तो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है ये जो 3-4 मैंने पॉइंट्स बताए ना, इसको प्लीज याद रख लीजिए आप सभी लोग। आपके लिए ये इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ओके, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसकी जीआईएफ बनेगी आपके पेपर के बाद, ध्यान रख लो आप सभी लोग, ओके। म्युनिसिपैलिटीज के लिए है, नगर पालिकाओं के लिए, शहरी निकाय के लिए आर्टिकल नंबर 243P से लेकर 243ZG तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में आपको मिलेंगे देखने के लिए। नाउ फ्रेंड्स अलग अलग भाग है, और संविधान के पार्ट्स वाला जो है आप लोगों का लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक लेक्चर आप लोगों के लिए वो भी ले लूंगा, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है, कि कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कमेंट ये भी मैं आपके लिए करवा दूं, ठीक है। तो देखिए भाग नंबर 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। नागरिकता वाला प्लीज याद रख लीजिए आप लोग, नागरिकता वाला पूछते हैं। मूल अधिकार वाला आप लोगों से पूछते हैं। नीति निर्देशक तत्व आप लोगों से पूछा जाएगा, कौन से देश से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जल्दी से एक बार कमेंट करके लिख देंगे, हर एक बच्चा लिख दीजिए जल्दी जल्दी से कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ठीक है, ओके। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ओके, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, मूल कर्तव्य आप लोगों का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये कल रात में मैंने आप लोगों को आपकी जीएस वाली क्लास जो हुई थी उसके अंदर में कराया है मैंने, आपकी जो रिवीजन बैच थी उसके अंदर में, कि मूल कर्तव्य कौन सा वाला भाग जो है वो आपका इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, बाद में जोड़ा गया। भाग नंबर 5 में संघ से, भाग नंबर 6 के अंदर में राज्य से, भाग नंबर जो है फ्रेंड्स आप लोग देखोगे कि
आप लोगों का 9 9 ए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका वाला। निम्नलिखित पुर्तगाली गवर्नर में से किसने भारत में बीजापुर के शासक से गोवा को अधिकृत कर लिया था? वो साल भी आप लोग बताओगे मुझे, वो ईयर कौन सा था जब ये काम हुआ था, ठीक है। ये घटना घटी थी उस साल की। 2700 बच्चे देख रहे हैं, 1600 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। और जितने भी लोगों ने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले जो है वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। जैसे आज ज्योग्राफी में कराऊंगा और आप लोगों का फिर रिस्पॉन्स आप लोगों में से, अगर आज हम 10,000 का आंकड़ा पार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के लिए एक बड़ी करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा, जिसके अंदर में जितना भी आप लोगों का करंट अफेयर्स है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स में आपको करवा दूंगा। पुर्तगाली गवर्नर जो है भारत में बीजापुर के शासक कौन सा था जिसने इसको हासिल किया था? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए फ्रेंड्स, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ना, ये आपका जो है सेकेंड नंबर का जो है गवर्नर था भारत के अंदर में, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये भारत के अंदर में 1509 से लेकर 1515 तक भारत के अंदर में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इसने काम किया है। और इसने क्या किया था, बीजापुर से गोवा को जीत लिया था और गोवा पे कब्जा कर लिया। तो गोवा के ऊपर में 1510 में कब्जा किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अब आप लोगों से एक सवाल ये पूछा जा सकता है, पुर्तगालियों का भारत के अंदर में पहला गवर्नर कौन था? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये सेकंड नंबर का गवर्नर है, तो आप लोगों से ये भी बन सकता है ना क्वेश्चन, बन सकता कि नहीं बन सकता, कि पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था और कब बना था वो? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। पुर्तगालियों का जो सेकंड नंबर का गवर्नर था वो था तुम्हारे चचा का लड़का अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तुम्हारे मामा का लड़का फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है, ये फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगालियों का, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। पोर्तुगीज का पहला वाला जो है आप लोगों का गवर्नर, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहला पुर्तगीज गवर्नर, ठीक है। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये बना था आप लोगों का फ्रेंड्स 1505 के अंदर में आप लोगों का गवर्नर, ठीक है। 1509 तक रहा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपको ये याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब पानी पे कब्जा मारो, ब्लू वाटर पॉलिसी। जमीन पे कब्जा मत करो, पानी पे कब्जा कर लो, मतलब जो अरब सागर था उस पर कब्जा कर लिया था और अरब सागर में से जो भी जाता था उसको टैक्स देना पड़ता था। ये आइडिया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, ठीक है। तो प्लीज इस पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिवीजन करवाना चाहूंगा कि क्या क्या हमने सीखा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे में वो ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या सीखा करके, ठीक है। सही बात है, यानी कितने लोग एग्री करते हैं इस बात के अंदर में, ठीक है। शिवी अग्रहरी जी देखिए, वो डाल भी देंगे ना तो भी कुछ होने नहीं वाला आपके, क्योंकि आपका जो है ना, आपका जो मैटर है, आपका जो आपको यहाँ पर में बेसिकली जो पढ़ना है आपने यहाँ पर में जो करना है आपको, जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसके ऊपर में आपका ध्यान नहीं है। आपका हमेशा ध्यान जो है ना, जब आप बिरयानी खा रहे होते हो तो आपका ध्यान होता है दाल चावल की तरफ में, और आपकी तरफ में जब दाल चावल परोसी जाती है तो तब आप बिरयानी देखते हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं खा पाते फिर। तो यहाँ पर में आप देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो गवर्नर था पुर्तगालियों का, पोर्तुगीज गवर्नर की बात हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो आपके थे, कौन थे आप लोगों के, ठीक है, अल्मेडा भाई साहब, ओके। तो ये आप लोग इसको याद रखोगे कि जो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो पहले गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा, ठीक है। सेकेंड नंबर के जो गवर्नर थे वो थे आपके, ठीक है, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अल्बुकर्क जो है वो आपके सेकंड नंबर के थे। यही था वो व्यक्ति जिसने गोवा को जीता, ठीक है, गोवा को जीता था 1510 के अंदर में, और 1510 से लेकर 1961 तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। यही वो था तुम्हारे चचा का लड़का जिसने बोला था कि पुर्तगालियों को, जो पुर्तगाली लोग हैं उन लोगों ने भारतीय महिलाओं के साथ में शादी करनी चाहिए। तो भारतीय, ठीक है, भारतीय महिलाओं के साथ में शादी करने को प्रोत्साहित किया था, महिलाओं से, ठीक है, शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यही वो तुम्हारे चचा का लड़का था जिसने क्या किया, सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी, सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी,
इसने कहां पर में, पुर्तगाली क्षेत्र में, पूरे भारत पे तो उसका कब्जा था नहीं, तो जहां पर में उसका कब्जा था वहां उसने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी और उसने कहा भाई सती प्रथा मत करो, जो महिलाएं विधवा हो गई है वगैरह हो गई है, पुर्तगाली लोग तुम उनसे शादी कर लो। मेन मकसद एक तो ये था कि प्रथा खराब थी और दूसरा जो है पुर्तगालियों के लिए, ठीक है, लड़कियां मिल जाएंगी या महिलाएं मिल जाएंगी या उनके लिए जो है लुगाई मिल जाएंगी एक तरीके से, ठीक है, तो भाई उनकी जनसंख्या बढ़ेंगी यहाँ पर में भारत के अंदर में। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स कि ये चीज जो है वो उसने किया था अल्बुकर्क ने। तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार जो थोड़ा सा ना एक दो बार आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा सारा का सारा। ओके, सारा का सारा याद हो जाएगा यहाँ पर। मैं पहला वाला, अच्छा ये तुम्हारे मामा का लड़का जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, पानी पर कब्जा मारो, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले जल की नीति या शांत जल की नीति इसको कहा जाता है, शांत जल की नीति, जल की नीति, या फिर जो है नीले पानी की नीति भी कहते हैं इसको, नीले पानी की नीति, पानी की नीति, जो भी बोलना है आप लोगों ने उसको बोल देना, कोई वो एग्जामिनर दोनों तरीके से ट्रांसलेट करता है उसको, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल, आप सभी लोग, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का 3000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 2000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं ठीक है, आपका पढ़ाने का तरीका मस्त है, एस भवानी प्रजीत, थैंक यू वेरी मच एस भवानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो है सुपर चैट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों की बात करूं मैं यहाँ पर, मैं राष्ट्रीय ध्वज पर विशेष समिति की अध्यक्षता किसने की थी, राष्ट्रीय ध्वज। अब इसके अंदर में ना एक नंबर की भसड़ मचा रखी है इंटरनेट की दुनिया ने, मैं आपको लोकसभा की वेबसाइट से प्रमाणित करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये एग्जैक्टली मैं यहाँ पर मैं जो है ना, यहाँ कितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, 3200 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उनको साक्षी मानकर, मतलब जो लड़कियां है उनको साक्षी मानकर, जो लड़के हैं उनको साक्षा मानकर, ठीक है, यहाँ पर मैं ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज की जो विशेष समिति बनी थी, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, ना कि आपके एचसी मुखर्जी, ठीक है। कई सारे जगह पे वो गलत पॉइंट दिया हुआ है, लोकसभा की वेबसाइट पे मेंशन्ड है राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोगों ने, कई सारी बुक्स के अंदर में भी इवन वो गलत दिया हुआ है आपका, तो आप प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। जो तदस्थ समिति बनाई गई थी, एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है एक छोटी सी समिति, एक काम चलाओ समिति बनाई गई थी, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, जो है इसके ऊपर में, ये आपका प्रमाणित लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर में से दे रहा है आप लोगों को मैम, ये लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर में मेंशन्ड है, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप सभी लोग। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। एडहॉक कमेटी जो थी नेशनल फ्लैग पे, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि एडवाइजरी कमेटी जो थी, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, बीपीएससी के एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, और जिन बच्चों ने भी मेरा लेक्चर देखा है, ठीक है, आप लोगों का मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उन लोगों को भी पता होगा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये बड़ी कमेटी थी, बड़ी कमेटी किस किस चीज पे थी, मेरे साथ साथ में दोहराओ, फंडामेंटल राइट्स को लेकर कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, कलर कर देते हैं यहां पर में, फंडामेंटल राइट्स को लेकर थी। उसके बाद में आप लोगों का किसको लेकर थी ये कमेटी, ये कमेटी थी आप लोगों की माइनॉरिटीज को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद में और किस चीज को लेकर थी कमेटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तीन तीन चीजों को लेकर एक ही बड़ी कमेटी बना दी गई। इस बड़ी कमेटी के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसको और छोटे छोटे भाग में बांटा गया, और छोटे छोटे 3 भाग में बांटा गया। माइनॉरिटीज वाला जिम्मा जो है वो दे दिया गया एचसी मुखर्जी को, माइनॉरिटीज कमेटी का सब कमेटी, इसी कमेटी के अंदर में सब कमेटी बना दी गई, ठीक है, सब कमेटी, माइनॉरिटीज की सब कमेटी एचसी मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो सब कमेटी बनाई गई थी जेबी कृपलानी, ठीक है। और जो आपके ट्राइबल एरियाज और एक्सक्लूडेड एरियाज थे उनके लिए बनाई गई गोपीनाथ बारदोलोई की कमेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से समझना, जब पूरा एडवाइजरी कमेटी बोला जाए, सब कमेटी ना हो, ठीक है, तो आंसर लगाओगे आप लोग वल्लभ भाई पटेल। अगर सब कमेटी आ जाए और माइनॉरिटी लिखा हो तो एचसी मुखर्जी लगाना, अगर सब कमेटी लिखा हो और फंडामेंटल राइट्स हो तो जेबी कृपलानी लगाना, सब कमेटी लिखा हुआ हो आप लोगों का और आपका ये ट्राइबल एरियाज और एक्सक्लूडेड एरियाज हो तो गोपीनाथ बारदोलोई लगाना। लेकिन अगर सब कमेटी ना हो तो क्या लगाना आंसर में, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर लगाना है फ्रेंड्स एडवाइजरी कमेटी में। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं ये वाला आप लोगों के लिए जो है ना इमेज जो है ये आप लोगों की पूरा लिखा हुआ, आप लोगों का जो
कोर्स था उसके अंदर में हिंदी वाली भी इसकी स्लाइड थी, मैं वो लगा दूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। जो एक और लेक्चर ले लूंगा, एक और क्लास एक और ले लूंगा मैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से मैं वापस से आपको हिंदी वाली स्लाइड के साथ में वो क्वेश्चन करा दूंगा, मेरे पास में है वो। 1809 में राजा राममोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कौन सी भाषा में लिखी थी? ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की पुस्तक उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी? उसका नाम था तुहफतुल मुवाहिदीन, नाम था उसका एक्चुअल में, ठीक है। वो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तो यहाँ पर में जो लोग हैं ना, यहाँ पर में लगाए जा रहे हैं इंग्लिश में नाम, इंग्लिश 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 इंग्लिश। अरे मेरे लाल, वो इंग्लिश में अगर वो थोड़ी बोलेगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यहाँ पर में। अब कोमल कुमारी तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा थोड़ी ना कोई पूछेगा। अरे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट वो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, उसका एक्चुअल उसमें कौन सी भाषा में लिखा था उन्होंने? फारसी भाषा में लिखा था उन्होंने, ठीक है। तुहफत उल मुवाहिदीन, तोहफा था ये, तोहफा तोहफा लाया लाया, गिफ्ट वाला गिफ्ट, ठीक है। किसको? मोनोथिस्ट को, एक ऐसे लोग जो एक ईश्वरवाद में मानते हैं, एक ईश्वर में मानते हैं, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, तुहफतुल मुवाहिदीन कहा है भाई, ठीक है। तुहफतुल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों के लिए तोहफा, ये पुस्तक लिखी थी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन गया कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? राजा राममोहन रॉय ने। तुहफतुल मुवाहिदीन किसने लिखी है? राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राममोहन रॉय एक ईश्वरवाद के अंदर में मानते हैं, ठीक है, एक ईश्वरवाद। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक ईश्वरवाद का मतलब क्या होता है, मोनोथिस्ट का। कई सारे धर्म ऐसे हैं जो जो एक से ज्यादा भगवानों की पूजा की जाती है, जिसमें जैसे कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा भगवानों को मानना जाता है, उसमें वो आप लोगों का पॉलीथीज्म हो जाता है, एक ईश्वरवाद नहीं है वो, ठीक है, बहु ईश्वरवाद है। वही अगर आप इस्लाम धर्म को देखोगे, ईसाई धर्म को देखोगे, ठीक है, सिख धर्म को देखोगे, तो वो एकेश्वरवाद मानता है, ठीक है, वो एक ईश्वर के अंदर में मानता है, तो वो मोनोथिस्ट हो गए, मोनोथिस्ट धर्म हो गए। तो जो राजा राममोहन रॉय थे वो हिंदू धर्म को मोनोथिस्ट बनाना चाहते थे, उनका मानना था कि एक ही ईश्वर के अंदर में मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लेकर आया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था तुम्हारे चाचा का लड़का या मामा का लड़का, कौन था वो? जल्दी बताइए यहाँ पर में, जल्दी से, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर में नीले जल की नीति, शांत जल की नीति, और इसके अलावा जो है वो हमारे भारत के अंदर में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, पानी के ऊपर में कब्जा मार रहा था उसने, ठीक है। तो डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्मेडा, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम था फ्रेंड्स, इसका याद रखना है आप लोगों ने, फ्रांसिस्को, ठीक है, डी अल्मेडा। तो इसने जो है फ्रेंड्स ब्लू वाटर नीति जो है भारत के अंदर में इंट्रोड्यूस की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, ए इज द करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का, ओके। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर, पानी पे कब्जा मारा था। अब इससे इंस्पायर होकर आप लोग ये मत करना कि आप लोग जो है अभी छोटे छोटे प्लॉट पे कब्जा मारते थे, अगर ये आज भारत में होता तो पता चले कहाँ पर मैं कब्जा मारे, कहाँ कब्जा मारे, तो बोले नाले पे कब्जा मार लेते, ठीक है, पहली जमीन, ठीक है, 2 फुट चौड़ी और 300 किलोमीटर लंबी, इतने बड़े प्लॉट पे कब्जा मार लिया, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये आप लोगों ने याद रखना है, अल्मेडा भाई साहब, मामा का लड़का तुम्हारे। भारत में कावेरी नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? बाबा बुदान की पहाड़ियां, जो पेड़ वाले बच्चे उन लोगों को तो बाबा बुदान की पहाड़ियां जो एकदम याद हो गई होंगी, कभी बाबा बुदान याद भी आएगा ना, एकदम सपने में भी याद आ जाए तो आप लोग पूरा एकदम कर लेंगे, ठीक है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में कावेरी नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? तो आप लोगों का ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां है कर्नाटका के अंदर में, वहां से होता है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, कर्नाटक से। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और आपका तमिलनाडु के बीच में मुख्यतः है, लेकिन केरल और पौंडीचेरी वो भी उसके अंदर में पार्टीज है, ठीक है। तो मेन विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में है, बट थोड़ा सा हिस्सा केरल भी अपना मांगता है उसमें, और पौंडीचेरी भी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ये कावेरी यहाँ पर में ना एक पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, किस लिए फेमस है? जो बच्चे, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर में थे, और उससे पहले भी मैंने जब आपको कॉफी के बारे में बताया था कि कॉफी कहाँ से आई थी, टीआरई 3.0 के अंदर, टीआरई 2.0 के अंदर में क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन आए थे उससे, कि बाबा बुदान की पहाड़ियों पर क्या उगाया जाता है? कॉफी उगाई जाती है। बाबा बुदान की पहाड़ियों पर जो कॉफी के बीज लाए गए थे, कहाँ से लाए थे? यमन से लाए थे। उसकी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया था, ठीक है, वो कहानी सुनाया था कि बाबा बुदान जो थे वो गए थे आपके हज पे, ठीक है, अरब में, वहां से आते आते यमन भी गए, यमन के अंदर में कॉफी होती थी, अरेबिका नाम का जो एक होता है कॉफी की किस्म होती है उसको, तो उन्होंने क्या किया था, 6 बीज अपने दाढ़ियों में छुपा के ला लिए थे। मैं भी सोच रहा हूँ मेरी दाढ़ी बढ़ रही है यार, क्या छुपा के लाया जा सकता है, ठीक है, कोहिनूर हीरा अगर छुपा के लाया जा सकता होगा तो मैं अगर गए इंग्लैंड तो छुपा के ला लेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, 6 बीज जो है अपने दाढ़ियों में छुपा के ला लिए थे, क्योंकि ले जाना अलाउड नहीं था यमन से बाहर,
कॉफ़ी को, अदरवाइज उनकी मोनोपोली खत्म हो जाती, तो उन्होंने ला लिए थे और यहाँ पर मैं उसको उगाया था। इसी वजह से ये पहाड़ियों को बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो कहाँ से लाया था उन्होंने, ठीक है, यमन से लेकर आए थे वो। एक बार जल्दी जल्दी से यार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। महायान बुद्धिज्म के बारे में कौन सा वाला कथन सही है ये बताइए आप लोग। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 2 प्रकार के बुद्धिज्म होते हैं आपके। एक होता है आपका हीनायान, हीन यान मतलब पुराना वाला, ओल्ड वाला बुद्धिज्म, ओल्ड। और एक होता है आप लोगों का फ्रेंड्स महायान, ठीक है, महायान मतलब न्यू वाला बुद्धिज्म, न्यू वाला बुद्धिज्म। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसको। ओल्ड वाला जो बुद्धिज्म है ना, इसके अंदर में जो स्टैचू है या मूर्ति है, ठीक है, उसके अंदर में ये लोग मूर्ति पूजा में नहीं मानते, ठीक है। गौतम बुद्ध को संकेत के मदद से, संकेतों से दर्शाते वो संकेत, जैसे कि कोई एक पेड़ है उसको गौतम बुद्ध मान लिया, ठीक है, ये पेन है उसको गौतम बुद्ध मान लिया, कोई घड़ा है उसको गौतम बुद्ध मान लिया, संकेत के मदद से गौतम बुद्ध को दर्शाते हैं। गौतम बुद्ध की एक्चुअल मूर्ति नहीं बनाते। यहाँ पर में मूर्ति पूजा एक्चुअल में स्टार्ट होती है आपकी महायान के अंदर में, मूर्ति पूजा एक्चुअल में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा वर मेड, बिल्कुल सही बात है, महायान के अंदर में बुद्ध की मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है पहला वाला। बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड। एक्चुअली फ्रेंड्स बोधिसत्व का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो चाहते तो अपना जीवन मस्त तपे कि आराम से जी सकते थे। भाई अपना तो बीपीएससी निकल गया, अपन तो आराम से जाएंगे और आराम से जो है क्या करेंगे, अपना जॉब करेंगे। लेकिन दूसरे कुछ होंगे, भाई मेरा बीपीएससी निकल गया है, अब मैं सब लोगों की मदद करूंगा कि कैसे पढ़ाई करे करके, है ना। तो वो बोधिसत्व टाइप का हो गया आपका, बीपीएससी का बोधिसत्व। वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर में अगर मान लो किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, चरम सुख मिल गया उसको, अब वो चाहे तो अपना जीवन अकेले में बिता सकता था, लेकिन वो चाहता है कि नहीं भाई मेरे को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है और आनंद प्राप्त हुआ है वैसे मैं सबको दिलाना चाहता हूँ वर्ल्ड में रहकर। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो दूसरों की भी मदद कर रहा है, उसको बोधिसत्व कहते हैं, ठीक है। तो बोधिसत्व का कंसेप्ट आपका महायान के अंदर में आया था, ठीक है। बोधिसत्व वाले को ये लोग नहीं मानते, ये मानते हैं, महायान वाले मानते हैं। तो ये तो उल्टा दिया है कि बोधिसत्व को नहीं मानते बोलकर, उल्टा है, गलत है। ये तो मानते हैं ना वो लोग बोधिसत्व को, महायान वाले, हिनायान वाले नहीं मानते। बुद्धा की जो प्रेजेंस है उनको कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये भी किसकी निशानी है, संकेत, संकेत वाली किसकी निशानी है, हिनायान वालों की। बात महायान की हो रही है, तो ये भी आपका उल्टा दिया हुआ है, हिनायान के बारे में दिया है। तो पहला वाला सही है, बाकी 2 गलत है। ये बाकी के 2 किसके बारे में दिए हुए हैं, ये 2 जो है आपके ये हिनायान के बारे में दिए गए, हीना यान के बारे में दिए गए हैं आप लोगों के, हिनायान के बारे में, जो बी और सी है आपका। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा में बता देता हूं मैं, ठीक है। आपका महायान, हिनायान और महायान के अंदर में जो है वो डिवीजन कब हुआ था, हिनायान और महायान के अंदर में, ठीक है। ये डिवीजन हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, चौथी बुद्धिस्ट परिषद में, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां पर में हुई थी ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, जो आप लोग जानते हो इसके बारे में जल्दी जल्दी से लिख दो कमेंट के अंदर में। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग कमेंट में लिख देंगे हर कोई बच्चा, जल्दी जल्दी से, ठीक है। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो भी आप जानते हो लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर में हुई थी और कनिष्क के समय में आयोजित करवाई गई थी, वासुमित्र जो है उसके अध्यक्ष थे। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किसने की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में, आरएसएस इसको बोलते हो आप लोग, आरएसएस, बीजेपी इसी की शाखा है, मतलब बेसिकली बीजेपी इसी की है, आरएसएस की है, ठीक है। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। तो केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1925 में। नागपुर के अंदर में इसका बड़ा हेडक्वार्टर, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, नागपुर के अंदर में इसका हेडक्वार्टर, केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल आप लोग, ठीक है। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, केशव बलिराम हेडगेवार, हेडगेवार जो है, हेडगेवार, अच्छा वो जो संघ जो है ना यहाँ पर में संघ का ऑफिस है जो नागपुर के अंदर में, उसमें एक बड़ा सा भवन भी है जिसको हेडगेवार भवन के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के नाम पे। जैन धर्म के अंदर में जो है फ्रेंड्स, जैन धर्म के अंदर में कौन सा कथन सही है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का
जो है भूगोल की क्लास है आप लोगों की रात में 9 बजे। जितने भी बच्चे आने वाले यहाँ पर मैं लिख देंगे कि सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट 9 बजे। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सी वाली बात सही है? तो देखिए जैन शब्द में बोला गया है कि जैन शब्द जो है वो जीना शब्द से आया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है विजेता। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। जैन, ये आप लोगों को बताऊं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया डायरेक्टली, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बीपीएससी में आया था, ये वाला, ठीक है। वर्धमान महावीर जो है पहले तीर्थंकार थे, गलत, पहले नहीं थे। कौन से नंबर के थे आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। रिवीज आपकी सपनों वाली क्लास के अंदर में मैंने इसको कराया था, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वर्धमान महावीर की, तो पहले नहीं, ये 24वें नंबर के तीर्थंकार थे। इनका सिंबल क्या था ये भी बता दीजिए, सिंबल चिन्ह क्या था? आपको बताया था ना मैंने, त्रिकालवर्ती महापुरुष करके एक बुक है, उसमें बताया गया है कि हर एक तीर्थंकार के सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में जो है एक चिन्ह बना हुआ होता था हर तीर्थंकार के। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले मेरा पैर चेक किया कि मेरे पैर पे तो नहीं है कोई चिन्ह, ठीक है। तो कुछ चिन्ह नहीं था, तो मतलब मैं समझ गया भाई मैं नहीं हूँ तीर्थंकार करके, आखिरी तीर्थंकार वही थे। आप लोग भी अपना अपना तीर्थन अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या पता कोई एक आध मिल जाए कि सर मिला है हमको। तो सिंह या जो शेर है, लायन, ठीक है, ये इनका जो है फ्रेंड्स चिन्ह है। तो ये वाला आपका गलत है। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकार थे, इनसे पहले वाले जो तीर्थंकार थे वो थे पार्श्वनाथ, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स आप लोगों का। सेकंड वाला बिल्कुल, थर्ड वाला सही है, 23वें नंबर के तीर्थंकार। झारखंड के अंदर में एक जगह है, झारखंड के अंदर में, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो वहीं पर जो है फ्रेंड्स उनको क्या हुआ था, सामेत शिखर बोलते हैं उसको, वहां पर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पारसनाथ, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो है ये 23वें नंबर के तीर्थंकार थे, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आएगा। इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, चलिए मैं इकोनॉमिक्स करवा दूंगा, ठीक है। अभी आज आप लोगों का जो है ज्योग्राफी करने वाले हैं हम लोग, और आज अगर हम लोगों ने 10,000 का टारगेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 10,000 लाइव का, ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बड़ी क्लास लूंगा करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर में हम लोग पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वो करेंगे उसके अंदर में, ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो आज सभी लोग दल बल के साथ में एकदम एग्जैक्ट अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के लाइव आ जाएंगे, ठीक है, और सबको बता भी देंगे, अपने जितने भी ग्रुप्स है हर जगह पे उसको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे, ठीक है। उससे पहले बता दूं कि आज आपका भूगोल की क्लास है, आज रात एग्जैक्ट 9 बजे, सब अलार्म लगा लीजिए और अपने अपने काम कंप्लीट कर लेना। कंदारिया महादेव टेम्पल जो है इसका निर्माण किसने कराया था? प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। मेरा घर सर बगल में है पारसनाथ के, कैसे बगल में, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, राज राजा देव के द्वारा, धंग देव के द्वारा। देखिए ये कंदारिया महादेव टेम्पल की फोटो है, पीछे आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर में, ठीक है। तो कंदारिया महादेव टेम्पल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि राजा धंग देव ने इसका निर्माण कराया था। ये कौन से वंश के थे? चलो अब ये आंसर आप लोग बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वंश के थे वो राजा? ठीक है, कंदारिया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से जी। तो ये चंदेला वंश के थे, चंदेला, ये याद रखना है आप लोगों ने, चंदेला वंश के थे। 999 ईस्वी के अंदर में उन्होंने एडी में इसका निर्माण करवाया था। ओके, आपका कंदारिया महादेव टेम्पल, धंग देव, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में कंदारिया महादेव टेम्पल आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स की जो खजुराहो मंदिर है ना, वहां पर में मिलेगा आप लोगों को, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर में। राजा धंगदेव चंदेला वंश के थे, उन्होंने बनाया था। महादेव के नाम से ही क्लियर है कि शिव भगवान को समर्पित है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काश्तकार का चाबुक, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर में ना साइड टॉपिक के रूप में दिया हुआ है। द कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड, काश्तकार, किसान का चाबुक, काश्तकार मतलब होता है किसान, किसान का चाबुक, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है बता दीजिए यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। किसान का चाबुक, एक बार जल्दी से जो है ना फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मैं पोल भी दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर में साइड में दिया हुआ है। जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2926 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, जल्दी जल्दी से इसको आप लोगों ने 3000 के पार पहुंचाना है। हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के करवा लेंगे। सर ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, कंदारिया वाला,
चलिए समर चौहान देखिए आपको यहाँ पर मैं मोटिवेशन दे रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके बीपीएससी में भी आएगा क्वेश्चन। तो किसान का चाबुक या काश्तकार का चाबुक जो है फ्रेंड्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो 50% लोग ए आंसर लगा रहे हैं। आंसर जो है फ्रेंड्स 20% लोगों ने केवल सही लगाया है। आंसर है ज्योतिराव फुले। किसने सोचा था ये पॉइंट? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में, ठीक है। और आंसर है ज्योतिराव फुले ने लिखा था ये बुक, मराठी भाषा में लिखी थी उन्होंने, ये काश्तकार का चाबुक, ठीक है। ओके, फराइजी दाढ़ी वाला आंदोलन जो था वो फराइजी वाला आंदोलन था, फराइजी आंदोलन, ठीक है। ज्योतिराव फुले हो गया, नई वाली चीज सीखने मिल गई आप लोगों को। अब ये याद रखेंगे, काश्तकार का चाबुक, हर कोई बच्चा लिख देगा कमेंट के अंदर में, द कल्टीवेटर्स व्हिप कॉर्ड, काश्तकार का चाबुक या किसान का चाबुक, ज्योतिराव फुले, ठीक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक भी उन्होंने ही लिखी है, गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना, शोधक समाज की स्थापना भी उन्होंने ही की थी, ठीक है। आप लोगों का 1873 के अंदर में, ओके 1873 के अंदर में। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों की जो आप लोगों ने याद रखना है। 4000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जो है अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में कमेंट सेक्शन के अंदर में देते रहेंगे। ओके, गुलामगिरी भी उन्होंने ही लिखी थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है। और शेतकऱ्यांचा असूड नाम था, ये जो था ना उनका, शेतकऱ्यांचा असूड, मराठी भाषा में उसका नाम था शेतकऱ्यांचा असूड, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। शेतकऱ्यांचा असूड नाम था मराठी भाषा में, काश्तकार का चाबुक या फिर किसान का चाबुक आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? ये भी क्वेश्चन है आपका, बताइए जल्दी से। और मैं आपको फिर से बता दूं, आज ज्योग्राफी के मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट करवाने वाला हूं, सभी के सभी लोग जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्ट आप लोग जो है 9 बजे, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री लगेगा? 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। और इसको समय कितना लगता है? 24 घंटे, 24 आवर्स। तो हर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो 360 को आपको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 1 घंटे का पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेंगी? तो 24 से डिवाइड कर दो तो 15 डिग्री आंसर आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर केवल और जो है फ्रेंड 32% लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया था। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? देखिए, इस्पात संयंत्र, आप लोगों से भद्रावती इस्पात केंद्र पूछा गया था पिछले वाले टीआरई के अंदर में, ओके, भद्रावती। तो आप लोगों से जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, भद्रावती जब पूछा गया था आप लोगों से, तो बाकी के भी पूछे जा सकते हैं। राउरकेला, भिलाई, ठीक है, और दुर्गापुर, कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना? टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों की हुई है, जिनमें से फ्रेंड्स आपका, ठीक है, जो दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर में। अब मुझे बताओ, राउरकेला कौन से राज्य में है? भिलाई और दुर्गापुर। एक एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर में। 1000 से ज्यादा का चैट रेट चल रहा है, कितने बच्चे यहाँ पर में आंसर कर सकते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी से एक एक बच्चा यहाँ पर में आंसर करेगा, जल्दी से आंसर कमेंट के अंदर में आंसर कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से कि, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी का सभी बच्चा। राउरकेला का है, भिलाई का है, गलत होगा तो भी कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट टाइप कर दोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। राउरकेला जो है फ्रेंड्स आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य के अंदर में, ठीक है। भिलाई आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर में, ओके। और दुर्गापुर आप लोगों को मिलेगा पश्चिम बंगाल के अंदर में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राउरकेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। अब एक पॉइंट अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, 4100 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं, 3100 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए, राउरकेला, राउरकेला जल्दी बताओ ये कहां पर में है, ठीक है। उसके बाद में मैं एक और इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। राउरकेला हो जाता है आप लोगों का, भिलाई हो जाता है, भिलाई मैं ट्रिक के साथ याद करा दूंगा, दुर्गापुर, दुर्गापुर। आप लोग पहले ये आंसर कर दो जल्दी जल्दी से कि किसके किस कहां पर में है। राउरकेला आप लोगों को मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है। आप लोग लिख दो जल्दी जल्दी से, भिलाई कहां पर में? छत्तीसगढ़ के अंदर में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अब बात आती है किसकी मदद से बनाया गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो राउरकेला मैंने ऐसा आंसर याद करवाया था, और जब मैंने किया था याद, मैंने याद किया था केला, अकेला। अकेला कौन रह गया था? हिटलर, जर्मनी की मदद से किया गया है इसको, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की मदद से।
अकेला रह गया था, हिटलर केला खाता रहता था, बाद में आत्महत्या कर ली थी उसने। ठीक है, चलिए तो याद कर लेंगे। भिलाई, भिलाई, तो भिलाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये यूएसएसआर की मदद से, रशिया या यूएसएसआर की मदद से जो है, ठीक है, उस बनाया गया था। कई बार यूएसएसआर की जगह पे रशिया भी आ सकता है आपका, या सोवियत यूनियन भी आ सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रशिया जो है उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया, कोई भलाई का जमाना नहीं रहा, कोई भलाई नहीं कर रहा। दुर्गापुर, देखिए फ्रेंड, दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था, ब्रिटेन, ब्रिटेन। हम ऐसा याद रख सकते हैं कि दुर्गा माता जो थी उन्होंने क्या किया था, ठीक है, दुर्गा माता ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स को मार के भगा दिया। दुर्गा माता ने ब्रिटिशर्स को मार के भगा दिया, ब्रिटिशर्स को। ऐसा आप लोग याद रख लीजिए। याद रखने के लिए कुछ भी आप लोग ट्रिक लगा सकते हो, आप लोग याद, एग्जाम में याद आना चाहिए, मेन मैटर ये करता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो आंसर आप लोगों का अगर पूछ लिया जाए तो याद रख लेना इसको आप लोग प्लीज। ठीक है, चलिए ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपका। जो सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना है उसको कौन सी वाली, इन सबको सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है, कौन सा वाला प्लान बोला जाता है? महाल नोबिस प्लान। सभी लोग लिखो, महाल नोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है, महाल नोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, महाल नोबिस योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का जो पूछते हैं एग्जाम के अंदर में, महाल नोबिस प्लान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपका, चलिए ये बता दीजिए, ये भी आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हो सकता है आप लोगों से जीएस के अंदर में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी से सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, वेलन वगई, शाला भोग, देवदान, पल्ली चंदनम, और रिवीजन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों से शाला भोग की, ठीक है, शाला भोग, शाला, तो ये स्कूल होता है, स्कूल चले हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, तो स्कूल। ठीक है, जो आप लोगों का स्कूल्स को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी मेंटेनेंस स्कूल के लिए, उसको शाला भोग कहते थे। तो आपकी दो जो है सेकंड नंबर पे ही आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देवदान, देवदान जिसको तिरुन्नमट्टू कानी भी कहा जाता था, बोल के बताओ बोला एक बार, तिरुन्नमट्टू कानी। ठीक है, तो देवदान, मंदिरों को दान में दी गई भूमि, देवदान मंदिर, तो 3 की जोड़ी 4 के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की, यहाँ 3 के साथ ही लगी है। तो आंसर जो है देखो, ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर जो है आपका डी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वेल्लन वगाई, देखिए फ्रेंड्स, वेल्लन वगाई जो होता था, ये एस्टेट में भी आया था क्वेश्चन। वेल्लन वगाई जो है ये ऐसा जमीन होती थी जो नॉन ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण किसानों को दान में दी जाती थी। ऐसे लोग जो ब्राह्मण ना हो उनको दान में दी जाने वाली भूमि। ठीक है, वेल्लन वगाई। ब्रह्मदेव उसको कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। पल्ली चंदनम ये दान में दी जाती थी जैन टेम्पल्स को, जैन जैन इंस्टीट्यूशंस को, तो जैन लोगों को जो दान में दी जाती थी उसको पल्ली चंदनम कहते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, पल्ली चंदनम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा देवदान, तिरुन्नमट्टू कानी। ठीक है, देवदान को तिरुन्नमट्टू कानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जीएस वाले पॉइंट के अंदर में मैं इसको पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं। मैंने कल ही दोपहर वाली क्लास के अंदर मैंने अनाउंस कर दिया था यहाँ पर मैं, ठीक है, कि टिस्को को मैं पूरा ही कवर करूंगा आप लोगों का। ठीक है, खारकाई वगैरह जो भी उसके पॉइंट्स है, कहाँ से लाया जाता है कोयला, सब कुछ, और जो DSSB में क्वेश्चन आए थे सब कुछ कवर करेंगे, और टिस्को का पूरा का पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स 1907 के अंदर में जो है इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर के अंदर में जो है। आज आप लोगों को ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आप लोगों को मिलेंगी, टिस्को। ठीक है, तो 1907 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर, आज का जो जमशेदपुर है वहां पर में, झारखंड के अंदर में आप लोगों को मिलेगा टिस्को। नाउ फ्रेंड्स, किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी की बंबई यात्रा के स्मरणोत्सव के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? जॉर्ज 5 और उनकी खुद की अपनी पर्सनल वाइफ मैरी जो है वो 1900, ठीक है, 11 के अंदर में दिल्ली दरबार जो भराया गया था, दिल्ली दरबार, उसके लिए भारत आई थी। ठीक है, तो जब वो आए भारत में तो उनके सम्मान में जब जहां पर में उनका जहाज जो है पहुंचा था मुंबई में, वहां पर में एक बनाया गया, तो वो क्या था? तो वो था गेटवे ऑफ इंडिया। तो बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ये देखिए, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये बनाया गया था। तो जब भी आप मुंबई जाओ घूमने के लिए और गेटवे ऑफ इंडिया देखो, तो ये याद कर लेना कि ये बनाया क्यों गया था, जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी की याद में, कि वो यहाँ पर में लैंड किए थे। तो अगर कभी भी जाओ तो उसको बताकर आना, उसको जाके बताना अंदर में जाकर,
दीवारों और पत्थरों, तुमको पता है तुमको क्यों लगाया गया था? 1911 में जो जॉर्ज पंचम थे वो अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर में आए थे, और उनकी याद में कि वो आए थे तो दानिश सर जो है बच्चों को बता सके, उस पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सके और वो अमर हो जाए, जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी अमर हो जाए, ठीक है, तुम्हारे वजह से, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा फिर कि तुम उनकी याद में क्या बनाया गया था। ओके, तो ये याद रख लेना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, कि मतलब उसको बता देना कि तुमको बनाया गया था उनकी याद में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, पहली कपास मिल की स्थापना कहां पर में की गई थी भारत के अंदर में, और कौन सा साल था ये भी आप लोग बता दीजिए। 4000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड, 3400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं। और आज रात में, ठीक है, आज रात में, ठीक है, आप सभी के सभी लोग, ओके, सभी के सभी जितने भी लोग हैं सारे के सारे 9 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे। भारत के अंदर में पहली कपास मिल जो है आप लोगों की वो बनाई गई थी फ्रेंड्स आपके, ठीक है, मुंबई के अंदर में। ओके, द बॉम्बे स्पिनिंग मिल के नाम से इसको जाना जाता था। कोवास जी नाना भाई डावर उनका नाम था जिन्होंने इसको बनाया था, कोवास जी दादा भाई डावर, ठीक है, नाना भाई डावर, मुंबई के अंदर में, बॉम्बे में, ठीक है। कब बनाई थी? तो 1854 के अंदर में, तो 1854 के अंदर में इसको बनाया था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स, ये वो मिल है आप लोगों की, ठीक है। और 1854 में कोवास जी नाना भाई डावर, कोवास जी नाना भाई डावर इन्होंने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। ये आपकी तो द बॉम्बे स्पिनिंग मिल्स के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, गुजराती, पारसी और गुजराती व्यापारियों ने कई सारी मिल्स फिर उसके बाद में स्टार्ट की। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर में जो आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स, वो आक्रमण किया था मोहम्मद घोरी ने, महमूद गजनवी ने, चंगेज खान ने या नादिर शाह ने? ये क्वेश्चन का तो मैं यहाँ पर मैं पोल भी देना चाहूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। और मैं आपसे चाहूंगा फ्रेंड कि जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट में आंसर जरूर कर दिया कीजिए आप सभी लोग भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? 1025 के अंदर में महमूद गजनवी ने किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, महमूद गजनवी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, 17 बार इसने आक्रमण किया है, 17 टाइम्स, 17 टाइम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने हमला किया था 17 बार? महमूद गजनवी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख सकते हो आप लोग जो है फ्रेंड्स, आज ये सोमनाथ मंदिर ऐसा है, आज का जो सोमनाथ मंदिर आप देख रहे हो ना, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बनवाया था, ठीक है। उसका मतलब उन्होंने वापस से इसकी आधारशिला रखी थी कि भाई सोमनाथ मंदिर हमको वापस से बनाना है करके, ठीक है। तो सन 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार हमला किया था। एक टर्किश कॉन्करर था, ये तुर्की वंश का था, ठीक है, और अफगानिस्तान से शासन करता था। तो अपनी राजधानी गजनी को उसने क्या किया था? भर दिया था, भारत से लूट लूट के लेकर जाता था और अपनी राजधानी को पूरा सजा दिया था उसने, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भूगोल आज कितने लोग हैं, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे सर 9 बजे आप आइए, बिल्कुल एकदम दल बल के साथ में आ जाएंगे और सबको साथ में भी लेकर आएंगे, ठीक है। सभी के सभी लोग यहाँ पर में लिख दीजिए, और जैसे ही आपका ये सेशन खत्म होगा आपको उस सेशन पर जाना है, इस वाले सेशन के ऊपर में सेशन को लाइक कर देना है, नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा देना है आप लोगों ने, ताकि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है, ये आपको एक एक करके आपकी सफलता की तरफ में आगे बढ़ाएगा। 10,000 का टारगेट रखते हैं हम लोग आज, 10,000 बच्चों का। अगर वो हो जाता है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरा करंट अफेयर का जो है फ्रेंड्स, एक साल का करंट अफेयर्स का एक बड़ा सेशन लूंगा, जिसके अंदर में सब कुछ, जितना भी करंट अफेयर्स बन सकता है आपका, हर एक चीज, ठीक है, वो याद करवा दूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डालने वाला हूँ कल सुबह, एक प्रीमियर, ठीक है, वीडियो, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। एक करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे ही आएगा आपके सामने, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक ऐसा कुछ लिखकर आएगा, उसके ऊपर में कल वीडियो आप लोगों के सामने जैसे ही आएगा, पहले फुर्सत में उसको देख लेना, ठीक है। चलिए, और उसके आंसर्स जो है आप लोग कमेंट में करते भी जाना, जो जो भी पूछूंगा मैं उसमें। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।